नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज फिर उसी मुद्दे पर बात कर रहा हूं रिगार्डिंग द जजमेंट पास्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट रिगार्डिंग द 1 डे इलेक्शन इन ऑल बार्स। एंड उसमें दो मुद्दे हैं। एक है कि इलेक्शंस सभी बार्स के एक ही दिन होंगे। नंबर दो, जो उसमें अहम पॉइंट जो लिया है वो है कि 1 पोस्ट 1 मैन, यानी एक आदमी एक ही जगह चुनाव लड़ पाएगा। इसके बारे में मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूं और आज इसी बारे में बात कर रहा हूं। श्री डी के मुदगिल, एडवोकेट डी के मुदगिल जी हैं, और आप जो हैं द्वारका बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2013 से 2015 तक। आज मैं उनके साथ हूं। मुदगिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YMO चैनल में। और मैं बात कर रहा हूं आज उस जजमेंट के बारे में, आपने पढ़ी होगी, मुझे लगता है आपके पास है भी। ये जो जजमेंट पास हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये देखो, ये जजमेंट एक बेसिकली क्या है, एक कॉन्सेंसुअल ऑर्डर है। सभी बार के लीडर्स की कंसेंट से, बार BCD की चेयरमैन की कंसेंट से, और जितने भी एसोसिएशंस हैं उन सब के मेंबर्स वहाँ मौजूद थे और सब ने अपने सजेशन दिए थे। उन सजेशंस के हिसाब से ये फुल बेंच ने एक जजमेंट पास की है जो दिल्ली के वकीलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और ट्रांसपेरेंट भी है, और फेयर इलेक्शन के लिए इससे बढ़िया जजमेंट नहीं हो सकती। इसमें जो 1 डे इलेक्शन का जो कंसेप्ट आया है, इससे पहले अलग अलग डेट्स में इलेक्शन होते थे। किसी का 1 साल में होता था, किसी का 2 साल में होता था बार का। तो आपको क्या लगता है इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि जो एक्चुअल जो प्रैक्टिसिंग वकील है ना, जिस बार में वो अपनी प्रैक्टिस करता है, जिसमें डेली कोर्ट में पेश होता है, सही मानों में वही चुन के आएगा। क्योंकि एक्चुअल जो वोटर है आज उसी बार में वोट डालेगा जहाँ का वो मेंबर है। ये नहीं होगा कि मैं साकेत का भी मेंबर हूँ, आज साकेत में 2 साल का है तो मैं द्वारका में वोट डाल दूँ। एक भीड़ भी बड़ा केओस सा इकट्ठा हो जाता था, जिससे कि पता नहीं चलता था, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस भी होते थे। क्योंकि जिस बार में हम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ के लोग तो हमें जानते हैं, इज्जत भी करते हैं, वो तो मिसबिहेव नहीं करते थे। बट बाहर वाले जब आते थे तो कहीं ना कहीं से मिसबिहेव की बात भी आ जाती थी। तो मेरा मानना तो ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि एक दिन दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, इससे वकीलों की पावर भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है, हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो सब चुन के आएंगे, तो बाहर में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी भी बनेगी, एक शाख बनेगी। क्योंकि 1 डे इलेक्शन हो रहा है, इस वजह से वहाँ पर भी हमारे ही एसोसिएशन के मेंबर हैं, वही चेयरमैन होते हैं, वही सेक्रेटरी होते हैं। सेक्रेटरी जनरल नाम दे दिया उनको, वाइस चेयरमैन दे दिया। तो सच टाइप ऑफ है कि एक बॉडी हमारी इस एसोसिएशन के बाद भी है, तो दिल्ली के वकीलों को किसी तरह का कोई भी इसमें नुकसान नहीं होगा, ये पक्की बात। लेकिन कुछ लोगों की जो ठेकेदारी चलती थी कि हम यहाँ भी जिताएंगे, रोहिणी में भी जिताएंगे, कड़कड़ुआ में भी हम ही जिताएंगे, उनको तो बड़ा सेटबैक लगा होगा। 100% सेटबैक लगेगा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कड़कड़ुमा में आज इलेक्शन है तो कड़कड़ुमा वाला द्वारका में नहीं आएगा, नो डाउट, आना भी नहीं चाहिए। क्योंकि कई दफ़े क्या होता था, कड़कड़ुमा का आदमी यहाँ का प्रेसिडेंट द्वारका का चुनकर चला जाए, अब वोट तो डाल के चला गया, बट वो पूरे साल के लिए चुन के चला गया। यहाँ के मेंबर उसको कैसे सहन करेंगे नहीं पता होता था। कई दफ़े जो एक्चुअल जो मेंबर है यहाँ का, वो नहीं चाहता है बंदे को, तभी प्रधान बन जाता है, यहाँ पे सेक्रेटरी बन जाता है। बट यहाँ पे अब ट्रांसपेरेंसी आएगी इस चीज़ के लिए। लेकिन एक जो उसमें कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं, 12 वकालतनामे देने हैं या कुछ और चीज़ें हैं, डिक्लेरेशन 31 जुलाई तक होना है, और उससे पहले ID कार्ड बनने हैं, और कई फॉर्मेलिटीज़ हैं, लिस्टें लगेंगी, 15-15 दिन का टाइम दिया गया। क्या फिजिबल लगता है आपको? ये 100% फिजिबल भी है और ये होना भी चाहिए। लगता है कि जो बार एसोसिएशन है बिल्कुल फिजिबल है, वो इसे कर पाएंगे 100%। 31 जुलाई से पहले हो जाएगा ये। लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं अभी पीछे खोसलाई से बात की, उन्होंने कहा हम तो इसके खिलाफ SLP में जाएंगे या कुछ करेंगे, इसको हमें मंजूर नहीं है जजमेंट। आप देखो सर, क्वेश्चन यही है कि इस बार इस जजमेंट में सिर्फ एक चीज़ ऐसी आई है जिसको जो बड़े लीडर्स हैं, BCD वाले हैं, अपने एसोसिएशन प्रेसिडेंट्स हैं, वो दोनों पोस्ट होल्ड करते थे। आज के दिन इस जजमेंट में एक बहुत बढ़िया चीज़ यही आई है कि वो एक आदमी एक ही जगह इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। अगर उसने को करना है तो एक पोस्ट छोड़नी पड़ेगी 100%, उसके अलावा कोई बात ही नहीं है। अगर मान लो मैं BCD का मेंबर हूँ तो मैं प्रधान यहाँ का क्यों बनूँ? लेकिन प्लीज ये देते हैं कि अगर कोई BCD मेंबर है और वो बार एसोसिएशन में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट किसी उस पोस्ट पे आता है, तो वो डबल एक्सपीरियंस उसके पास होगा, वो ज़्यादा बेनिफिट आपको लगता है उससे बार का ज़्यादा बेनिफिट होता है? सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बार में BCD का मेंबर हो और वो प्रेसिडेंट हो यहाँ पे, तो फिर तो सभी बार में BCD के मेंबर्स को प्रेसिडेंट बना, तो जरूरत कहाँ पड़ रही है लोकल मेंबर्स की? ऐसा कुछ नहीं है। BCD एक अलग बॉडी है, उसके फंक्शन टोटली अलग हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एसोसिएशंस हैं, बहुत फ़र्क है इन चीज़ों में। वहाँ पे डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग
एडवोकेट्स के ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या कार्ड लेना चाहिए, वो सच टाइप ऑफ है। आइडेंटिटी कार्ड वो इश्यू करते हैं, इनरोलमेंट उनके थ्रू होता है। एसोसिएशन का मतलब डिफरेंट होता है। यहाँ हम डेली यूज़ में जब वकील क्या उसको क्या इसमें परेशानी है, कोई उसकी हारी है, बीमारी है, लाइब्रेरी की सुविधा है, ये एसोसिएशन प्रोवाइड करती हैं। हाँ, वो बात अलग है, बीसीडी कई दफ़ा हेल्प भी कर देती हैं कि भी इस बार को हमने 5 लाख रुपए दे दिया, लाइब्रेरी खोल दी, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा फंड है। वो हमारा ही फंड होता है बेसिकली, इनरोलमेंट फंड है। और जैसे ही हम बार काउंसिल में अपना देते हैं फंड, 25 रुपये की टिकट लगाते हैं, तो बीसीडी को जाता है सारा, इसलिए हमें वो पैसा मिलता है। मिलना भी चाहिए वो। मिलना भी चाहिए, राइट भी है हमारा वो। तो ये जो आप द्वारका की मैं अगर बात करूँ, आप पहले प्रेसिडेंट रहे हैं और इसके पहले भी आप इससे पहले वाला इलेक्शन भी लड़े हैं, अनफॉर्चुनेटली आप उसको लूज़ कर गए। तो इस बार भी मैं सुन रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं इस बार फिर आप फ्रे में हैं और आप कॉन्टेस्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट। तो एक बात अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से ऐसे काम आपको लगता है रह गए जो आपके उस प्रेसिडेंटशिप में नहीं हो पाए, जिनको आप अब पूरा करना चाहते हैं रिगार्डिंग दी वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स? सर, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो यंग लायर्स हैं उनको बैठने की सुविधा नहीं है, क्योंकि मेंबर ज़्यादा हो रहे हैं हमारे और सीट्स हैं नहीं। और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी, पहले भी हमने सीट्स प्रोवाइड कराई थी। और बेसिकली क्या है, हमारे जैसे कड़कड़ुमा में हॉल हैं, ये इसमें साकेत में बार जो अपने ये कोर्ट रूम्स हैं, उनमें सब में कॉमन रूम्स हैं। हमारे यहाँ किसी भी हॉल उसमें फ्लोर पे कॉमन रूम्स नहीं हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ, मेरे टाइम में मैंने 2 कॉमन रूम्स लिए थे, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं ले पाई बार, कोई पता नहीं क्यों नहीं ले पाई। बट क्वेश्चन यही है कि आने वाले समय में मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि चैम्बर्स, क्योंकि द्वारका को छोड़ के दिल्ली में किसी भी जगह चैम्बर की जगह नहीं है। हमारे यहाँ पूरा का पूरा प्लॉट खाली पड़ा है। और एक समय तो ऐसा था कि उद्घाटन भी हो चुका था, उद्घाटन होना था, बट किसी वजह से वो रुक गया। लेकिन आज मैं ये प्रोविज भी करता हूँ, अगर मैं चुना। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आपके वायदे में नहीं पूछ रहा हूँ, वायदे तो सभी करते हैं। दिक्कत ये है कि इलेक्शन लड़ने वाला बहुत सारे वायदे करते हैं, सारे कैंडिडेट, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद न जाने वो क्या होता है, क्या वजह हो जाती है कि वो सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। चलिए, मैं उसमें बात करूँगा। एक और आपसे मैं अहम बात करना चाहता हूँ कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पिछले 30 साल से लोग चिल्ला रहे हैं, और आप भी प्रेसिडेंट भी रहे, आपके टाइम में आपने कुछ किया नहीं किया आप बताएंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ आपका विज़न है, क्या होना चाहिए? सर, ये वकीलों के उसके लिए वैसे एक्ट बनना चाहिए, और मैं इसको फुल्ली सपोर्ट भी करता हूँ। और एज ए प्रेसिडेंट पहले भी हमने सपोर्ट किया है और आगे भी करते रहेंगे। और ये एक जायज़ डिमांड भी है वकीलों की, बिल्कुल इसको प्रोटेक्शन एक्ट। ये कहाँ रुकता है आपके हिसाब से? इस क्यों, कौन कौन कहता है कि ये नहीं होना चाहिए? ये बेसिकली गवर्नमेंट की अपने डिसीजन की बात है। अदरवाइज़ ये बीसीडी भी चाहती है कि हो जाए ये, और हर वकील चाहता है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन होना चाहिए। देखिए, हर वकील चाहे, बीसीडी चाहे, और बीसीडी अपने आप में इतनी सक्षम है, उनके पास इतनी रिसोर्सेज हैं, तो फिर भी गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो कोई वजह तो होगी आपके हिसाब से, कोई वजह खास ऐसी है? गवर्नमेंट को क्या नुकसान है? सर, गवर्नमेंट को नुकसान कुछ नहीं है, बट एक यही है कि आज के दिन वो पावर में है, नहीं सुनते हैं वकीलों की। अदरवाइज मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट को ये बगैर सोचे समझे कर देना चाहिए। गवर्नमेंट में जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसमें बहुत सारे एडवोकेट्स हैं। एडवोकेट्स उसके बावजूद भी नहीं कर रही है, क्योंकि उनको पता है अगर वकीलों को प्रोटेक्शन दे दी, इस तरह के वो हो गए, तो ये कुछ न कुछ उनके फेवर की तो बात है, बट पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट को इससे क्या दिक्कत है, जबकि होनी नहीं चाहिए किसी की। मतलब लेकिन है दिक्कत, लगता है गवर्नमेंट को है। गवर्नमेंट को दिक्कत। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही कि गवर्नमेंट को दिक्कत है, और दिक्कत गवर्नमेंट को हो एक बात मानी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट में बैठे हुए जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट है, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद उनकी है जो एडवोकेट्स रहे हैं। अभी भी दिल्ली से जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनमें एडवोकेट भी कर रहे हैं, बांसुरी स्वराज कर रही हैं और भी कर रहे हैं, और दूसरी आप गवर्नमेंट में भी वहाँ जाके भूल जाते हैं, वहाँ जाके भूल जाते हैं कि हम इसी प्रोफेशन से आए हैं। रीजन में वो अपने आप को यही एलिगेशन आप लोगों में भी लगता है, जब आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो सारी बातें, सारे वायदे भूल जाते हैं। सर, ऐसा नहीं है, मैं अपनी बात में, मेरे को बहुत लाइक करते हैं और हर मेंबर का साथ में देता हूँ। मेरे को तो एक और बात आता हूँ, इसमें आया है कि इस बार जो प्रचार में पार्टीज, बैनर, पोस्टर, ये सब बैन किए हैं इसी ऑर्डर में जी। क्या आप लगता है इस सबके बैन के चलते हुए इसको फॉलो करके और इलेक्शन लड़ना पॉसिबल होगा? देखो सर, ये कंसेंसुअल ऑर्डर है, और ये हम लोगों ने सभी बार एसोसिएशन सजेशन मांगे गए थे, वो दिए गए थे। वो इम्प्लीमेंट करने के लिए बार एसोसिएशन की ही ड्यूटी बनती है कि इसको इम्प्लीमेंट करें। और इससे दूसरी चीज़ ये होगी, अगर इलेक्शन में खर्चा नहीं होता तो जो एक्चुअल कैलिबर है
वो उभर के आएगा, और जो लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते इलेक्शन में वो भी कैंडिडेट बनेंगे। और हम चाहते हैं कि अच्छे आदमी आगे आएँ, और इस काम में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी फैमिली का इलेक्शन होता है ये, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। मुदगिल साहब करेंगे पैसा खर्च? नॉट एट ऑल, नहीं नहीं करेंगे। कर आपको लगता है बिना पैसा खर्च करे आप जीत जाएंगे? माई डेस्टिनी, बट आई विल नॉट। डेस्टिनी एक अलग चीज हुई, लेकिन बिना पैसा खर्च करे वो दूसरे कैंडिडेट्स करें और आप ना करें, तो आपको लगता है आप compete कर पाओगे? सर 100% करूँगा, क्योंकि मैं यहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ, लोग मेरे को लाइक करते हैं। देख लीजिएगा, जब आपका इलेक्शन होगा मैं फिर आऊँगा, फिर आपसे तीखे सवाल करूँगा कि ये खर्चा आप कर रहे हैं क्या? नहीं करूँगा, तब भी नहीं करूँगा, आज भी प्रॉमिस करता हूँ नहीं करूँगा। ये तो आप पैसा बचा लेंगे हैं? पैसा बचाने की बात नहीं है, अगर किसी भाई को जरूरत हम वैसे मदद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्योंकि हमारी खुद की ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसको हमें मानना चाहिए। एक और मुद्दे पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुद्दा है हर कैंडिडेट, ना कि प्रेसिडेंट का, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, जो भी इलेक्शन लड़ता है वो कहता है मैं यंग लॉयर्स के लिए काम करूँगा, मैं यंग लॉयर्स के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशली काम करूँगा, या लेडी लॉयर्स के लिए करूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हकीकत है ज़मीनी, उसमें यह है कि जो सीनियर लॉयर्स लाइक यू एंड अदर पीपल, मुझे आपका पर्सनल नहीं पता, लेकिन सीनियर्स जो है जूनियर्स को मॉनिटरी गेन नहीं होने देते, या उनको इतना भी पैसा नहीं देते कि वो अपनी इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। क्या इस बारे में कुछ कहेंगे आप? सर ये बेसिकली क्या है, ये हमारे प्रोफेशन का एक ड्रॉबैक है। जब हम भी आए थे तो सच्चाई है, उस टाइम हमें 500 रुपये मिलते थे सिर्फ, ऐसा नहीं है। और इसमें समंदर है, इसमें खुद ही तैर के जाना पड़ता है। वकील आते हैं, जो मेहनत करता है निखरता है, ऐसा नहीं है। कोर्ट में भी इज्जत होती है, जिसका कैलिबर होता है दिखता है। नहीं, मैं कैलिबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन सीनियर्स की जिनके पास 1, 2, 10, 15, 20 जूनियर्स हैं, इंटर्न्स हैं, एंड दे आर वर्किंग फ्री। मोस्ट ऑफ द advocates having too much, so many juniors and interns, but they are not paying them well. Is it true or not? सर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इस बारे में नहीं कह सकता मैं कि भाई नहीं पे करते होंगे सर। प्रेसिडेंट को इसका एक्सपीरियंस नहीं होगा? नहीं सर, मैं आपको बताऊं, बेसिकली ऐसा है, जूनियर्स आते हैं और जो परमानेंटली काम करते हैं ना उनको पे भी किया जाता है, ऐसा नहीं है पे नहीं करते। किसी भी अगर सीनियर के पास, मैं नहीं कहता सबको पे करते हैं, वो एटलीस्ट जो उनका पर्टिकुलर जैसे 5 आदमी हैं और वो काम करते हैं तो वो बिल्कुल पे करते हैं। वेलफेयर ऑफ यंग लॉयर्स, यंग जनरेशन, आप कोई अपील अपने सीनियर भाइयों से करना चाहेंगे? हाँ, एक ही चीज़ करूँगा सर, यंग बच्चों को एटलीस्ट इस प्रोफेशन में अगर वो आता है उसका स्वागत भी करके उसको सिखाओ ज़रूर, और ऐसे चीज़ सिखाओ कि एक अच्छा इंसान बन जाए, और अच्छा इंसान बनेगा तभी हमारी प्रोफेशन में भी अच्छी बात रहेगी। और बेसिकली इस प्रोफेशन में सब अच्छे वकील जब बनता है तो वकील के ऊपर से पढ़ाई मैं किसी को नहीं मानता हूँ, उस पढ़ाई की गरिमा को रखते हुए ना अपने बड़ों का, सीनियर का रिगार्ड भी करना चाहिए उनको, और प्यार से भी रहना चाहिए। पैसे के लिए सर देखो क्या है, अब सीनियर बेसिकली आप कहते हो कि सीनियर की भी इनकम यहाँ पे इतनी हो कितनी हो ये नहीं पता होता। अदरवाइज सीनियर से रिक्वेस्ट भी करूँगा हाथ जोड़ के ये भी कि जो आप कर सकते हो यंग लॉयर्स के लिए उनको बिल्कुल स्टाइपेंड देना चाहिए। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, और मैंने बहुत लोगों से बात की है, अब से 30 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले जो फीस स्ट्रक्चर था एडवोकेट्स का, वो 5,000 या 10,000 नहीं था, या तो 5500 था, या 1100 था, या 22,000 था, या 33,000 था। इस टाइप से एक फीस स्ट्रक्चर रहा था, और उसमें कंसेप्ट यही था कि अगर 10,000 है तो 1,000 मेरे 10% जो है जूनियर का है। इज इट राइट? हाँ, पहले होता था, इसमें कोई शक नहीं है, और वो आज भी होना चाहिए। अगर मान लो कोई 1 लाख रुपये फीस लेता है, एटलीस्ट 10,000 रुपये उसको अपने जूनियर वकीलों के ऊपर खर्च करना चाहिए, एटलीस्ट 10% तो बिल्कुल डेफिनेटली देना चाहिए। और रही बात सर ये कि नए बच्चों को, दूसरी बात है सबसे ज़्यादा ज़रूरत सीट की होती है, और जहाँ सीट के लिए या चैम्बर्स के लिए जगह पड़ी हो और वहाँ चैम्बर ना बने, ये थोड़ा सा हजम होने वाली बात नहीं है। उसके पीछे क्या पॉलिटिक्स होती है नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट जगह अगर है तो वहाँ पे चैम्बर बना देने चाहिए। नक्शा पास हुए भी 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। मान लेते हैं एक अच्छी खुश मिजाजी के लिए कि आप इलेक्शन जीत गए, तो क्या आप अपने 2 साल के टेन्योर में ये नई सीटें, नया हॉल कुछ बना पाएंगे? सर चैम्बर का उद्घाटन तो ज़रूर करा दूँगा। कंप्लीट करा दोगे? चैम्बर बना देंगे आप, सीट बना देंगे? बनाने वाली बात तो नहीं कह सकता, लेकिन उद्घाटन करा के काम शुरू ज़रूर करा दूँगा 2 साल में।
शुरुआत कर देंगे जी जी क्योंकि फाउंडेशन आप रखवा दें। फाउंडेशन जरूर हो जाएगी 2 साल में। 2 साल तो फिर तो 20 साल लगेंगे। नहीं सर 20 साल क्यों लगेंगे, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अगर काम एक बार शुरू हो गया तो रुकेगा नहीं। पिछली दफ़ा भी फंड भी पूछा था कि गवर्नमेंट के पास फंड है या नहीं, गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास फंड है, लेकिन इसके लिए हमें जुडिशल साइड जाना पड़ता है। अब मान लो यहाँ पे काम नहीं था पहले, यहाँ से 3 थाने, यहाँ पे बिल्कुल काम खत्म हो गया था हमारा। अगर हमने जुडिशल साइड गए तभी 3 थाने आए हमारे, उससे पहले किसी ने सुनाई नहीं की हमारी। तो इसके लिए भी हो सकता है जुडिशल साइड जाना पड़े हमें कि हमारे चैम्बर ब्लॉक की जगह खाली पड़ी, उसको चैम्बर बनाओ उसमें। और बनाओ तो क्यों नहीं बना रहे, कहाँ पे अड़चन है? ये दुर्भाग्य है कि हमारे पास जगह है, पैसा लगाने वाले के पास पैसा है, फिर भी यंग लॉयर्स जो है बिना सीट के घूम। हाँ, ये बात सच्चाई है, बट इस लड़ाई को लड़ेंगे भी। और पिछली दफ़े भी मैंने कहा था, अब पता नहीं 2 साल में क्यों नहीं बन पाए। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, एटलीस्ट अपने टेन्योर में मैं अगर आया तो मालिक बच्चों जितना भी हमारे यंग लॉयर्स हैं, जितने भी हैं वकीलों ने अगर मेरे को बनाया तो मैं एटलीस्ट चैम्बर ब्लॉक का तो 100% उद्घाटन करके जाऊँ। बहुत अच्छी बात। एक कोई लास्ट में आपसे एक अपील यंग लॉयर्स के लिए आप कुछ करना चाहें? यंग लॉयर्स के साथ हूँ, हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। और एक हर बच्चे को कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो मुदगिल का हाथ पकड़ के ले जा सकता है, मैं बिल्कुल तैयार रहता हूँ। थैंक यू। तो सुना आपने दिनेश कुमार मुदगिल जी को, बहुत बेबाक तरीके से मेरे तीखे सवालों का जवाब इन्होंने दिया। और इनका बिल्कुल साफ तौर पर मानना है कि ये जो जजमेंट पास किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने, ये बिल्कुल फेवरेबल है, एडवोकेट्स का वेलफेयर के लिए है, इससे एडवोकेट्स का भला होने वाला है और एक स्मूथ सिस्टम की शुरुआत होगी, ऐसा इनका मानना है। मैं और इसी तरह की आपसे बातचीत और लोगों से भी कराऊंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।